प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। ये मैं जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म लेने से के बाद ही जैसे ही उन्होंने होश संभाला, अपना पूरा जीवन उन्होंने संघ के माध्यम से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पहले संघ के प्रचारक के रूप में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते उन्होंने अद्भुत और अद्वितीय काम किया, लेकिन काम देश के लिए था। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया, जो गुजरात मॉडल के नाम से आज सारे देश में जाना जाता है। एक राज्य कैसे चौतरफा विकास कर सकता है सभी दिशाओं में, चाहे इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेती हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी गुजरात को देश का सिरमौर राज्य बना दिया, औद्योगिक हब बना गुजरात। और बड़े फैसले, अब मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न ना होते तो शायद सरदार सरोवर बांध पूरा ना हो पाता कभी। वो बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन केवल गुजरात की मैं बात नहीं कर रहा। 2014 के पहले के भारत का दृश्य देख लीजिए आप, क्या था। चारों तरफ हताशा, निराशा, करप्शन, देश की बदनामी। और आज आप देखिए जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब बड़े लक्ष्य तय होते। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा भारत। हमारे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में आज इतनी है कि कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता। अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं देख लीजिए। किसानों की आय दुगनी करने का रोड मैप बना के उस पर वो काम कर रहे हैं। किसानों की समृद्धि देख लीजिए। बेटा बेटी का भविष्य कैसे उज्जवल बने, इसलिए शिक्षा, नई नीति शिक्षा की, उसके अलग अलग आयाम, उसमें से फिर स्टार्टअप जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार पे जोर देना। और जिस ढंग से उन्होंने शुरू किया मेक इन इंडिया अभियान, तो आज निवेश जिस तेजी से भारत में आ रहा है दुनिया से भी, और हमारे उद्यमी भी जो तैयार हो रहे हैं वो अद्भुत है। देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण, बिजली में कैसे आत्मनिर्भर हो, और वो भी फिर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की बिजली, पानी बचाओ, वृक्षारोपण जैसे व्यापक अभियान। कोविड के संकट में जिस ढंग से देश का नेतृत्व किया मोदी जी ने, वो अद्भुत है। उस संकट को पहले से उन्होंने पहचान लिया था, और पहचान के ही सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू लगवाया कि जनता आश्वस्त हो जाए कि अब घरों में रहना है, अभ्यस्त हो जाए कि अब घरों में रहना है। फिर कोरोना जो बैरियर्स थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाओ, फिर दीपक जलाओ। मतलब महामारी से लड़ाई भी उन्होंने जन आंदोलन बना दी। फिर कोविड की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो। तो सच में ये सब देख के लगता है कि वो देश को बदलने के लिए ही आए। सर देखें, प्रधानमंत्री का शुरुआती जीवन देखिए, काफ़ी कष्टमय रहा, काफ़ी गरीबी भी उन्होंने देखी और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है। और हम अगर इसका नतीजा देखें, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके इसमें गरीब कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया था, बच्चियों की शिक्षा पर। देखो, उन्हें गरीबी देखी, चाय बेची है उन्होंने, तो गरीबों की तकलीफ जानते हैं, दर्द जानते हैं। और इसलिए जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, निःशुल्क राशन, या जब चूल्हा फूंकती हुई बहनों को उन्होंने देखा कि नाक के और मुंह के जरिए फेफड़ों में कितना धुआं जाता है, तो उज्ज्वला रसोई गैस योजना, जो कष्ट और तकलीफ देखी जनता की,
उसमें से एक नई योजना जन कल्याण की उन्होंने बना दी। सर, इसके साथ ही हम अगर देखें प्रधानमंत्री का, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड की महामारी एक संकट था, विश्वव्यापी संकट था, कई बड़े बड़े विकसित देश थे वो हिल गए थे, और इसमें भारत ने खुद को संभाला, प्रधानमंत्री ने प्रदेश को। और अगर हम यहीं पर अगर कल्पना करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, तब आपके दिन अगर नहीं, कोविड का मुकाबला नहीं हो सकता था, अफरा तफरी मच जाती और लोग कैसे सरवाइव कर पाते, इलाज कैसे होता, ये सोच के ही कई बार तो कलेजा कांप जाता है। उन्होंने जिस कुशलता के साथ नेतृत्व किया वो सचमुच में अद्भुत था। अब आप दूसरे दौर जब आया कोविड की महामारी का, जो दूसरी लहर आई, उसमें ऑक्सीजन के संकट के समय जिस सूझबूझ के साथ रेल चला दी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, खाली टैंकर एयरफोर्स के विमानों से जाएंगे ताकि देर ना लगे, जिस ढंग से ऑक्सीजन का इंतजाम हो, उपकरणों का इंतजाम करना हो, दवाइयों का इंतजाम करना हो, वैक्सीन का इंतजाम करना हो, वो अद्भुत और अनोखा था। और सबसे बड़ी बात, ये हिम्मत पैदा करके मिलके लोग काम करें, लड़े मिलके जनता। सर, उस कठिनाई के दौर में कई बार मतलब देखा जाए तो ऑल टाइम पीएम के उसमें रहते थे, और कभी भी रात बिरात भी आप लोग कई बार नहीं, कई बार आपने रात बिरात भी उनसे कई बार जब जरूरत पड़ती थी, तो जब बात जरूरत पड़ती थी उनसे बात होती थी। उस संकट के मुकाबले के लिए हमेशा राज्य सरकारों के साथ खड़े थे। और एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने जो की, उनकी टीम केवल केंद्रीय मंत्रियों की टीम नहीं है। वो कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए कि राज्य और केंद्र मिलके मेरी टीम है, मुख्यमंत्री भी मेरी टीम के सदस्य हैं। इसलिए जब कभी कोई संकट आता है किसी राज्य पे, तो सबसे पहले वो राज्य प्रधानमंत्री जी को अपने साथ खड़ा पाता है, हिम्मत देने के लिए और सहायता देने के लिए। सर, इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री जब रहे हैं, जब केंद्र में दूसरी सरकार थी, प्रधानमंत्री दूसरे थे, तो उस समय और इस समय अगर हम बात करें, अगर तुलनात्मक भी करें कि व्यक्तिगत तौर पे, नेतृत्व की क्षमता के तौर पे किस तरीके से आप अलग देखते हो, क्या कुछ खास? देखिए, पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो फैसला नहीं करते थे। जब भी हम कोई समस्या लेके जाते थे तो वो यही कहते थे कि इस मामले को मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजूंगा, GOM में जाएगा। तो हमारी समस्या का समाधान ही नहीं होता था। कोई चीज़ आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेज दी तो कितने दिन बाद बैठक होगी, कब फैसला होगा। लेकिन मोदी जी के पास हम जाते हैं तो फैसला तत्काल होता है। कई बार जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं, हम लौट के आते हैं, उसके पहले हमारे पास PMO से फ़ोन आ जाता है। तो ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, अगर समस्या समझ में आई तो समाधान सामने है। सर, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, और क्या कुछ ऐसा वाकया है आपके जहन में जब आपने ये माना हो कि हाँ, इनमें लीडरशिप क्षमता है, और ये एक दिन जब जिस समय प्रधानमंत्री ने कि एक दिन भारत का नेतृत्व करेंगे या फिर पार्टी में? देखिए, उनकी क्षमताएं तो गुजरात में ही लोगों ने देख ली थी, तब जब वो संगठन का काम देख रहे थे गुजरात के। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनाने में उनके संगठन कौशल का ज़बरदस्त योगदान था। जब केशुभाई पटेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी वो क्षमताएं लीडरशिप की तो सबने देखी थी। लेकिन मेरा पहला संपर्क आया उनसे जब श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एकता यात्रा निकाली थी। एकता यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक में भारत मतलब हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने के लिए, क्योंकि वहाँ उस समय तिरंगा फहराना चुनौती थी। उस यात्रा के वो प्रभारी थे। मुझे बनाया गया केसरिया वाहिनी का प्रभारी, जो युवाओं को उस यात्रा से जोड़ने का काम करेगी। तब मैंने देखा कि यात्रा से लोगों को जोड़ने के उनके जो आइडियाज़ थे वो मुझे चकित कर देते थे। लगता था कि एक आदमी इतना कैसे सोच सकता है। यात्रा से जोड़ने के उनका उप यात्राएँ निकालो। एक उप यात्रा का जिम्मा मुझे दिया है, जो जबलपुर होते हुए मंडला जाएगी और मंडला से फिर बैहर जाएगी, बैहर से बालाघाट और वहाँ से फिर पूरा होते हुए और नर्मदापुरम होशंगाबाद में आके मुख्य यात्रा से मिलेगी। तो ऐसे आइडियाज थे कि एक यात्रा से काम नहीं चलेगा, कई यात्रा निकाल दो तो जगह जगह लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। तब मैंने उनकी जो आइडियाज़ थे उनको देखा
और उस यात्रा का संयोजन जिस कुशलता से किया, उसमें मैंने उस कुशलता में मैंने लीडरशिप के गुण को देखा। एक ही घटना जो मुझे आज भी बार बार याद आती है, एकता यात्रा जम्मू पहुंची और उत्साह से हजारों लोग गाड़ियों में श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। हम सब भी उत्सुक थे। मोदी जी के साथ जो एकता यात्रा के संयोजन का काम कर रही थी टीम, 80-100 लोगों की, वो भी साथ जाती, क्योंकि उनके बड़े सपने थे कि इतने दिन मेहनत की, अब तिरंगा झंडा जब फहरेगा तो अपनी आंखों से देखेंगे श्रीनगर के लाल चौक पे। लेकिन तभी तत्कालीन सरकार ने फैसला किया कि सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी सुरक्षा के कारणों से। तो कहा कि डॉक्टर जोशी को हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। अब सुरक्षा की जो परिस्थिति बनी हो, ये बात पार्टी ने मान ली और ये तय किया कि बाकी लोग अब नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर जोशी गए, मोदी जी भी साथ में गए, राष्ट्रध्वज फहराया गया और लौट के फिर जम्मू में सभा हुई। सभा में बोलते बोलते मोदी जी ने जब वर्णन किया कि मेरे साथ इतने लोगों ने इतने दिन और रात काम किया इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, और उनके मन में केवल एक ही चाह थी कि श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरते हुए देखें, लेकिन वो नहीं जा पाए। रात भर वो बैठे बैठे रोते रहे और ये सुनाते सुनाते खुद मोदी जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। तब मुझे लगा कि कितना संवेदनशील हृदय है उनका। कई बार ऊपर से दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कठोर हैं, लेकिन अंदर जितना संवेदनशील हृदय है वो मेरे लिए कल्पनातीत था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।